जय हिंद दोस्तों। तो फिर से इस बार क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं मैं हमारे टेस्ट नंबर 6 के लक्ष्य टेस्ट सीरीज के। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन दिस टू अनदर पोजीशन दिस अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स 2i cap plus j cap minus k cap. The work done by the force in an arbitrary unit is. तो भाई साहब वर्क डन आपको निकालना है और आपको दिया हुआ है फोर्स वेक्टर और दो पॉइंट जिनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। तो आपको पता है कि वर्क डन इस केस में हम जो है वो निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला है उसके लिए हमारे पास। और फॉर्मूला होता है, अगर फोर्स वेक्टर दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमारे पास है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें वर्क डन मिलता है। तो भाई साहब फोर्स वेक्टर तो यहां डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें यहां निकालना पड़ेगा। हमारे पास दोनों पॉइंट्स दिए हुए यहां पर, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर आपके सामने है, ये पॉइंट बी ले लीजिए जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आपको दिया हुआ है और बॉडी को ए से बी तक डिस्प्लेस किया हुआ है। तो फिर यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब ये होगा आपका ए बी वेक्टर। और जैसा कि आपको पता है ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं हम, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। बताइए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, 3i कैप माइनस 2i कैप, मतलब ये हो गया i कैप। फिर 2j कैप माइनस ऑफ माइनस j कैप, मतलब यहां पर हो जाएगा प्लस 3j कैप, राइट। और उसके बाद माइनस 2 कैप में से माइनस करोगे आप k कैप, तो यहां पर आपको मिलने वाला है माइनस 3k कैप, राइट। ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये रहा हमारा फोर्स वेक्टर। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम दीज टू, देन सिंपली उनको आप डॉट प्रोडक्ट उनका निकाल लीजिए। तो फिर वर्क डन यहां पर आने वाला है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इन दोनों का। तो पता है ना डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यहां आएगा 2 into 1 प्लस 1 into 3 प्लस यहां पर आएगा -1 into -3, मतलब कि आपको यहां पर मिलने वाला है वर्क डन 2 प्लस 3 प्लस 3, तो 3 3 6 and 2 8। तो वर्क डन जो है वो आपको यहां मिलने वाला है 8 यूनिट। तो मैं समझता हूं कि ये जो है ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 8 यूनिट वर्क डन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है तो ये वापस से आ रहा है वर्क डन निकालने के लिए, लेकिन इस बार आपको वर्क डन निकालना है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से अगर आपको वर्क डन निकालना है तो ये आप उस ग्राफ का एरिया निकालकर जो है वो वर्क डन निकालना पड़ता है, मतलब आराम से निकाल सकते हैं वर्क डन, एरिया निकालना है। बस केयर किसकी लेना चाहिए पता है ना, केयर हमें लेना चाहिए साइन की। और यहां पर आपको पता है कि वर्क डन जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क डन जो है वो आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन होगा नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट यहां दिया हुआ है फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5, डिस्प्लेसमेंट का एक ही पोर्शन दिया हुआ है, 1 से 5 तक की डिस्प्लेसमेंट है। पॉजिटिव डायरेक्शन अगर हम इसको मान ले तो जब फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन के कारण वर्क डन पॉजिटिव लेना है, और जब फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन वहां नेगेटिव हो जाएगा। निकालना एरिया है। तो चलिए जी, अब इससे हमको क्लियर हो गया कि हमें ये सारे एरिया निकालना है और कहां तक चाहिए हमें वर्क डन। वर्क डन हमें चाहिए x इक्वल टू 5 तक, 5 तक मतलब यहां तक, ये 5 यहां तक, ठीक है। इतने पोर्शन का वर्क डन हमें निकालना है, बाकी से को देखने की हमें जरूरत नहीं है। तो देखिए ये पहला वाला पोर्शन ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल 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 ट्राइंगल, आप इनका एरिया निकाल लीजिए, वर्क डन मिल जाएगा। साइन का ध्यान रखना है बस, ठीक है, ओके। तो देखिए यहां पर बेस ट्राइंगल है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 1 हाइट जो है वो 10, तो हाफ 1 इंटू 10, तो ये आने वाला है आपका 5,
ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो फिर देखिए आप इसकी जो विड्थ है वो 1 हो गई और इसकी जो हाइट है वो 10 हो गई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 10, है ना। ये ऊपर जो आ रहा है फोर्स पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव दिया है 1 से 5 तक, तो यहां पर आप जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया हुआ है फ्रॉम x इक्वल टू 1 to 5। यस यस 1 to 5 डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान रखना है हमें 1 से शुरू करना है। यहां पर कहां से शुरू करना है? 1 से लगा के 5 तक, राइट। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि फिर ये वाला हमें एरिया जो है वो लेने की जरूरत नहीं है, तो 10 हो गया। फिर यहां पर अगर आप एरिया निकालेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया आपका विड्थ है 1 और ये है 5, तो ये आने वाला 5। यहां पर फिर से विड्थ 1 और ये -5 यानी नेगेटिव साइड पे जाएगा तो -5, और ये यहां पर आपका क्या मिलने वाला है? आपको यहां पर फिर से मिलने वाला है 5, है ना। कैसे 5? 1 और हाइट चली गई यहां पर 10 और हाफ लगी गई तो ये हो जाएगा 5, राइट। x इक्वल टू 1 to 5 दिया हुआ है। अब ये पूरा एरिया जो है वो आप निकाल लीजिए। तो यहां पर +10 +5 -5 और +5, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर +5 -5 कैंसिल कर दें अगर आप, तो 10 और 5 मिलकर जो है वो आने वाला है 15 जूल। क्या यहां पर कहीं कुछ दिया हुआ है 15 जूल ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ना वो आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है यहां पर 15 जूल। याद रखिएगा 1 से 5 तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 से नहीं, तो ये वाला पोर्शन हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो वर्क डन है वो यहां पर 15 जूल आने वाला है। ओके, चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन है, एक दो चीजों को इसने मिला दिया है, कोलिजन भी हो रहा है, वर्टिकल सर्कल भी लग रहा है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, जरा सुन लें। अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद अ वेलोसिटी v strikes a suspended wooden block of mass m and stucks in it. If the block rises to a height h, the initial velocity of the block will be, ध्यान दीजिएगा, अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन में जो बुलेट की वेलोसिटी v दी हुई है उसकी वैल्यू पूछी जाती है, लेकिन यहां क्लियरली ये ट्विस्ट मान लीजिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्लियरली उसने बोला है कि ब्लॉक, जो ब्लॉक है आपका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है। अरे मेरे भाई, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया यार। आप समझ सकते हैं कि अगर यहां पर एक ब्लॉक को आपने इस तरह से सस्पेंड किया है और उसके अंदर एक बुलेट आकर लगी है जिसकी वेलोसिटी आपको v दी हुई है और बुलेट इसमें स्टक हो गई है, तो होना क्या है भैया? टकराने के बाद ब्लॉक जो है वो वर्टिकल सर्कल पर मूव करेगा, और अगर ब्लॉक वर्टिकल सर्कल पर मूव करेगा ना भैया, तो उसने आपको ब्लॉक की जो हाइट है ना वो भी दे दी है। इफ यू नो द हाइट, वर्टिकल सर्कल में अगर आपके पास हाइट है तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो ये सब बुलेट और उसके वेलोसिटी से कोई लेना देना ही नहीं रहा भाई साहब। ये वाली जो हाइट है ना ये आपको दे दी गई है डायरेक्ट, ये हाइट जो है वो दी हुई है। फाइनली जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा ना तो आपको पता है यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और आपको निकालना है इस ब्लॉक की यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, यही तो बोला है। आपको बुलेट की टर्म में थोड़ी निकालना है या बुलेट की वेलोसिटी थोड़ी ना निकालना, अधिकतर क्वेश्चन में वही होता है, लेकिन इसमें पूछ लिया है ब्लॉक की वेलोसिटी निकालिए। तो भाई साहब सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाकर हम एक रिलेशन निकालते हैं। आपको पता है वो रिलेशन आता है वही थर्ड इक्वेशन जैसा, v² इक्वल टू u² माइनस 2gh। आप सीधे इस रिलेशन का उपयोग करेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी तो यहीं से मिल जाएगी, कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई साहब? मैक्सिमम हाइट पर गया ना बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालना है और बाकी सब चीजें आपके पास दी हुई है। इसको सॉल्व करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपके आने वाली है √2gh। आएगी कि नहीं आएगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ही पूछा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक होना चाहिए √2gh। तो फिर यहां पर जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो जो पूछा है उसी का हमें जवाब देना है, राइट। अब इसके बाद के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम को 50% से इंक्रीज कर दें
देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी इंक्रीजेस बाय, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से बढ़ जाएगी। तो कई लोग तो वैसे इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो यहां पर अगर हम मान लें कि भैया लीनियर मोमेंटम जो है वो p है और इनिशियल वाला, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k ले लें, तो ये बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम को 50% से बढ़ाया, 50% से बढ़ाया यानी p/2 मोमेंटम बढ़ गया। तो फाइनल मोमेंटम हो कितना जाएगा बेटा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा p + p/2, यानी फाइनल मोमेंटम हो गया आपका 3p/2। तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आपको लगाना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, k = p² / 2m, ये रिलेशन आप लगाएंगे तो यहां फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। p की जगह आप लिखेंगे 3p/2, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 9p/4 और डिवाइडेड बाय ये आएगा 2m। इसे थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी मिलने वाली है 9p/4 × 2m। भाई साहब p/2m ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की टर्म में आ गई है 9k/4। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो हम पहले जरा चेंज निकाल लें, डेल्टा के जो होगा kf - ki। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं, पर मैंने सोचा थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर दें। तो kf यहां पर 9k/4 - ki मतलब k, जरा इसे सॉल्व करके देख लें, आपको मिलने वाला है यहां पर 9k - 4k मतलब कि 5k/4। ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज के लिए जो चेंज हुआ है उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है। तो बस ये डेल्टा के की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, ये आपको मिलने वाला है 5k/k × 100। 5k क्या था वो, 5k/4, ठीक है। तो ये मिलेगा 5/4 × 100, 5/4 × 100। 5 में 4 से डिवाइड करिए, 5 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पर मिलने वाला है 1.25 × 100। तो परसेंटेज में ये आएगा बेटा 125%। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप देख सकते हैं कि जो इंक्रीज हो जाएगी 125% से, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना है। मतलब यहां पर ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। एन इंजन पंप्स अप 100 kg ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है वाटर का मास, थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये दी हुई है उस वाटर को इतनी हाइट तक रेज किया गया इन 5 सेकेंड, ये दिया हुआ है टाइम। गिवन दैट द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज 60%, इफिशियंसी ईटा जो है वो 60% दी हुई है, जी की वैल्यू आपको 10 मीटर/सेकंड² लेना है। द पावर ऑफ द इंजन जो है वो बोला है आपको निकालने के लिए कि इंजन पर कितना पावर लिखा हुआ है, इंजन कितने पावर का है। इफिशियंसी जो है वो एक्चुअली आउटपुट अपॉन इनपुट के बारे में बात करती है। तो यहां पर P आउट अपॉन P इन जो है ये इफिशियंसी जो है वो शो कर रही है। तो आउटपुट पावर जितना उसने काम किया है वहां से हम आउटपुट पावर निकाल सकते हैं, और इंजन कितने पावर का है, इनपुट पावर मतलब वो हमें निकालना है, तो यहां से वो चीज निकाली जा सकती है। आउटपुट पावर अगर आपको निकालना है तो जो इंजन वर्क कर रहा है उस वर्क को निकाल लीजिए। एम मास को h हाइट तक उठाने में जो वर्क होता है वो आपको पता है, वो वर्क होता है mgh। ये वैल्यू आप यहां पर डाल दीजिए, तो m है यहां पर 100 kg, g है यहां पर 10, हाइट है यहां पर 10, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन कितना, 10,000।
वर्क डन आपको मिल जाएगा 10,000 और टाइम दिया हुआ है कितना बच्चे, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो आउटपुट पावर जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, ये होगा वर्क डन अपॉन टाइम, यानी आउटपुट पावर आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 5, जिसे आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ये आउटपुट पावर आपको मिलने वाला है बच्चे 2000 वॉट। मतलब कि आंसर देखिए, सारे आंसर किलोवाट में है, मतलब कि ये आपको मिल जाएगा 2 किलोवाट, राइट। ये आपका आउटपुट पावर। और हमें बोला है कि इंजन का पावर मतलब इनपुट पावर कितना, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास है, बस वैल्यू पुट करना है और बात खत्म। ईटा मतलब एफिशिएंसी, ये दिया हुआ है 60%, और 60% मतलब 60 अपॉन 100, और यहां पर आउटपुट पावर आपका आ चुका है 2 किलोवाट, और इनपुट पावर जो है वो आपको निकालना है, यानी इंजन का पावर कितना है ये आपको निकालना है, क्योंकि वो 60% ही यूज कर रहा है ना, जितना पावर आप उसको दे रहे हो उसका 60% ही यूज कर रहा है। तो पी इन अगर आपको निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय 60 और डिवाइडेड बाय 100 है, तो 100 चला गया ऊपर, राइट। तो बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर मिलने वाला है 10/3, 10/3 डिवाइड करिए 3.3 किलोवाट आएगा, 3.33 किलोवाट इस तरह से आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angle. दो जो है ना भैया एक दूसरे के 90 डिग्री पर उड़ गए। The first part of mass is 1 kg, moves with a speed of 12 meter per second, and second part of mass 2 kg moves with a speed of 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second, then speed, then its mass will be, मतलब उस थर्ड वाले का मास आपको निकालना है। तो भैया मेरे यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एक रॉक दी हुई है आपको, और इस रॉक को 3 पार्ट में कोई एक्सप्लोजन ब्रेक कर रहा है। इसमें से जो 2 पार्ट है ना इसके, वो 90 डिग्री पर फ्लाई ऑफ हो रहे हैं। ये 2 पार्ट जो है ना बच्चे, ये 90 डिग्री पर फ्लाई ऑफ हो रहे हैं, जिनमें से एक का मास 1 kg है, और है ना मास कितना दिया हुआ है एक का 1 kg, और 1 kg वाला कितने उससे जा रहा है बच्चे, ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा दिया है इसमें। दूसरा मास जो है वो कितना दिया हुआ बच्चे, 2 kg का। ये 2 kg का मास है, और ये फ्लाई ऑफ हो रहा है विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये बोल रहा है कि जो तीसरा वाला है ना वो कितने मास का होना चाहिए, तीसरा वाला जो पार्ट है, जाहिर है तीसरा वाला इधर कहीं फ्लाई ऑफ होगा, और इसका मास जो है वो अननोन है, पर ये कितनी स्पीड से फ्लाई ऑफ हो रहा है ये जरूर दिया हुआ है। वो स्पीड दी हुई है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको ये मास निकालने को बोला है। So it's a very famous question। आपको पता है जब भी कोई भी घटना इंटरनल फोर्सेस के कारण होती है तो न्यूटन्स लॉज तो अपने घुटने टेक देते हैं, वहां एक ही चीज काम करती है, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमें यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना चाहिए। भैया इस तरफ का फूटने के पहले का टोटल मोमेंटम और बाद का मोमेंटम जो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि पहले का तो 0 ही था, तो बाद का इक्वल करने के लिए इधर वाले पोर्शन को और इधर वाले पोर्शन को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। 90 डिग्री पर अगर मोमेंटम को हमें ऐड करना है तो भैया इनका जो सम है वो ये आएगा। 90 डिग्री पे वेक्टर सम याद है ना, √r² √p² + q²। तो उस हिसाब से यहां पर हो जाएगा बच्चे 1 × 12, ये मोमेंटम है ना पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का मोमेंटम 8 × 2, इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करना है कि नहीं। और इस तरह से ये मोमेंटम जो है वो नलीफाई होना चाहिए इसके साथ, तभी तो 0 आएगा ना टोटल मोमेंटम। तो इसको इक्वेट कर दीजिए आप m × 4, इधर का मोमेंटम आप निकालेंगे तो m × 4।
इस तरह से यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मास आपके पास है। देखिएगा इसके अंदर 4 है, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 16, 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 4 अगर हम अंदर से बाहर ले लें स्क्वायर रूट के 4 स्क्वायर, तो बाहर आकर ये हो जाएगा अंडर रूट 4। समझ रहे हैं ना, इनमें से 4 4 ले लिया मैंने बाहर, 4 स्क्वायर, और यहां पर आपको मिलने वाला है 3 स्क्वायर प्लस यहां पर मिलने वाला है 4 स्क्वायर, और इक्वल्स टू में m इंटू 4 वैसे का वैसे। तो भाई साहब ये 4 से 4 कैंसिल, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आपको पता है बड़ा फेमस है ये, तो ये हो जाएगा 5, और यहां पर आपको मिलेगा m, यानी m की वैल्यू जो है वो आने वाली है 5 kg। बिल्कुल ऐसा, जो बी वाला ऑप्शन है ना आपका, ये आपका सही ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन के। ठीक, चलिए जी, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी शायद वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। A spherical ball of mass 4 kg moving a straight line strikes another spherical ball B of mass 1 kg. पहली बॉल का मास 4 kg, दूसरी बॉल का मास 1 kg, जो रेस्ट में है। After the collision, A and B move with velocities v1 and v2 respectively, making angles of 30 degree and 60 degree with respect to the original direction। ध्यान दीजिए, 2 डायमेंशनल कोलिजन हो गया ये, और यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, केवल आपको वेलोसिटी का रेशो निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया ना। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है भाई साहब कि यहां पर एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराने जा रही है जो रेस्ट पर है। ये 4 kg का मास था और ये 1 kg का मास था। ये किसी वेलोसिटी से चल रही है, और चलने के बाद हो क्या रहा है, चलने के बाद इनमें जब कोलिजन हो रहा है तो ये जो इनिशियल डायरेक्शन है ना बंदे, ये इनिशियल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए ये बॉडीज जा रही हैं। पहली वाली बना रही है 30 डिग्री, दूसरी वाली बना रही है 60 डिग्री, दूसरी वाली सेकेंड वाली जो है ये बना रही है 60 डिग्री का एंगल। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, यहां लिखा हुआ है, वही कर रहा हूं मैं यहां, ठीक है। तो 60 डिग्री का एंगल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये 4 kg वाली तो इधर चली गई, 1 kg वाली 60 डिग्री का एंगल बनाकर इधर चली गई, ये गई v1 वेलोसिटी से, ये गई भाई साहब v2 वेलोसिटी से, राइट। और आपको बोला है v1 और v2 का रेशियो निकाल। भैया मेरे, जब इस पूरे को अगर हम एक सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम से पर बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, जो भी हो रहा है सब इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है। ऐसी जगह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। यहां पर इनिशियली अगर आप देखें तो पूरी मोशन जो है वो x डायरेक्शन में हो रही है, जबकि फाइनली डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो मोमेंटम को अगर कंजर्व करना है तो x एक्सिस के अलोंग अलग करना पड़ेगा और y एक्सिस के अलोंग अलग कंजर्व करना पड़ेगा। वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। y एक्सिस के अलोंग कोलिजन के बिफोर मोमेंटम कितना है, 0, कोई भी नहीं है इधर, यानी जो भी मोशन हो रही है x की डायरेक्शन में तो y कंपोनेंट कितना आने वाला है, 0। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो ही निकालना है इसलिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हम y एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर दें तो हमारा रेशियो जो है ना वो आ जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर अगर आप इसके कंपोनेंट लेते हैं ना बच्चे, किधर, y एक्सिस की डायरेक्शन में, अगर आप इन दोनों मोमेंटम के कंपोनेंट्स लेते हैं तो ये आने वाला है m1 v1 sin 30, जबकि यहां पर आने वाला है m2 v2 sin 60। और जैसा कि आपको पता है इनिशियली y एक्सिस के अलोंग जो है ना मोमेंटम वो 0 है, तो फाइनली भी 0 होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इन्हें आप इक्वेट कर सकते हैं। तो आपको जो रिलेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है m1 v1 sin 30 is equal to m2 v2 sin 60। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, जो रेशियो रिक्वायर्ड है ना वो आपको मिल जाएगा। m1 4 इंटू v1 इंटू साइन 30 1/2, m2 1 है भाई साहब, और यहां पर v2 साइन 60 होता है √3/2। आपको चाहिए v1 और v2 का रेशियो, 4 से ये 2 कैंसिल हुआ,
2 बचा, तो यहां पर मिलने वाला है v1 अपॉन v2, और ये 2 उधर जाएगा ना बच्चे, तो यहां हो जाएगा √3/2 × 2 4। तो v1 अपॉन v2 जो है ना ये रेशियो, ये √3/4 आना चाहिए। √3/4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, ये क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए, फिर से वही कोलिजन और उन्हीं सबके बारे में ये चीजें आई हुई हैं। बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड collide with another body of mass 6 kg at rest. If two bodies stick together, भैया कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज आपस में जुड़ गई। याद आया ना ये क्या है? यह है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0। और फिर बोल रहा है देन द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो निकालना है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। मैं समझता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया इसके लिए कि अगर आपको लॉस निकालना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ रिड्यूस्ड मास, जिसमें हम लेते हैं दोनों को एक सिस्टम मानने के लिए m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। और फिर यहां था 1 - e², लेकिन e तो हो गया कितना 0, चिपक गई ना बॉडीज, तो उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। इधर वाली जो टर्म बचती है वो बचती है बेटा u1 - u2 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला है इस स्थिति के लिए, कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज पुट करना है बस। अगर आपको यहां पर वैल्यूज पुट करना है ना भाई मेरे, तो आपके सामने यहां वो वैल्यूज दी हुई हैं, आप खुद देख लो। m1 दिया हुआ है 4 kg, m2 दिया हुआ है 6 kg, तो यहां पर आएगा 4 × 6 डिवाइडेड बाय 4 + 6, फिर यहां पर आएगा क्या u1 - u2, u1 - u2, तो यहां पर भैया u1 तो दिया है 12 मीटर पर सेकेंड और u2 बोला है कि रेस्ट में है, तो वो है नहीं, तो यहां पर आने वाला है 12 - 0 और उसका होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर लॉस जो है वो अब आने वाला है हाफ इंटू, ये आएगा 24, यहां पर 10 और यहां पर आएगा 144। भैया कैंसिल करके पूरा सिंप्लीफाई कर लें। पूरा अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर आपको लॉस मिल जाएगा, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, ये मिलेगा 172.8 जूल। कैलकुलेशन करिए, आपको ये मिलेगा, और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन बोल रहा है a body of mass m is moving towards east and another body of equal mass and equal speed v is moving towards the north. If after collision both stick together, their speed after collision would be, again perfectly inelastic collision. बस ध्यान रखना है कि यहां दोनों बॉडीज टक्कर के पहले एक ही लाइन में नहीं चल रही हैं, एक ईस्ट में जा रही है और एक नॉर्थ में, बस यही ध्यान रखना है। तो देखिएगा भाई साहब, m मास की एक बॉडी पहले तो v स्पीड से ईस्ट की तरफ आ रही है, और वैसे ही m मास की एक जो बॉडी है दूसरी बॉडी, वो इतनी ही स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड भी v है, राइट। दोनों जाकर आगे टकराएंगी, और जब ये टकराएंगी तो टकराने के बाद बोला है ये चिपक जाएंगी, और चिपकने के बाद फिर जब ये चलेंगी तो यहां पर इनकी जो स्पीड है कंबाइंड स्पीड वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं समझता हूं बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन में लगता ही है, क्योंकि जो भी कुछ होता है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण हो रहा है। दोनों को अगर हमने एक सिस्टम मान लिया तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जितना मोमेंटम टक्कर के पहले का उतना मोमेंटम टक्कर के बाद का, ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। टक्कर के पहले का टोटल मोमेंटम निकालोगे तो याद रखो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है,
और अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री पर वेक्टर सम होता है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब यहां पर आने वाला है एम वी का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ठीक है ना भैया। और टक्कर के बाद जो है दोनों चिपक गई, तो दोनों चिपक कर टोटल मास m और m हो गया 2m, और वो मूव कर रहा है v डैश स्पीड से, तो यहां पर आएगा 2m इंटू वी डैश। ये इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, वी डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2mv इक्वल्स टू 2m, और यहां पर आ जाएगा v डैश। राइट, तो भैया मेरे m से m कैंसिल, और अगर v डैश की वैल्यू निकालोगे तो √2v/2 आने वाला है। और 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, एक √2 से कैंसिल कर दोगे तो फाइनली आने वाला है v/√2। तो जो कंबाइंड वेलोसिटी है ना वो v/√2 होना चाहिए। v/√2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन डी है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब मेरे पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके सामने है, और आपको देखकर ही लग गया होगा कि ये डायग्राम तो आप हर बुक में देखते ही रहते हो। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 3 रिंग्स दी हुई हैं, 3 rings each of mass capital M and radius r are arranged as shown in figure. The moment of inertia of the system about the axis x will be. तो अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सब जानते हो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद हो, तो बड़ी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई रिंग है और उसका डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो रिंग के लिए डायमीटर के अबाउट, तो ये आता है ½ mr²। या तो ये याद रखो, नहीं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के भी उसी इंस्टेंट पे आप निकाल सकते हो, अगर आप ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो तो। दूसरी चीज है भैया कि अगर यहां पर डायमीटर के टेंजेंशियल एक्सिस दी हुई है, डायमीटर के टेंजेंशियल एक्सिस, और इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो या तो ये आपको याद हो तो कोई बात नहीं है, या फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें इसके अंदर, तो ½ mr² प्लस mr², तो वहां से भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जो आने वाली है 3/2 mr²। डायमीटर के लिए ये होता है और टेंजेंशियल एक्सिस के लिए ये होता है। अब आप देखें इस डायग्राम, इसमें ये तो डायमीटर के लिए यानी ½ mr² वाला फॉर्मूला, ये वाली एक्सिस इसके लिए टेंजेंशियल है और इसके लिए भी टेंजेंशियल है, तो इसके लिए आएगा 3/2 mr², और इसके लिए भी आएगा 3/2 mr²। ठीक है ना भाई। आपको क्या करना है, आपको बस अब इन तीनों को ऐड करना है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहां पर टोटल लीनियर मोमेंटम अगर आपको निकालना है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम के लिए आप इसको ऐड कर दीजिए। टोटल मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, ½ mr² प्लस 3/2 mr² प्लस 3/2 mr²। समझे? इसको आप ऐड कर दीजिए, तीनों को, आपका काम हो जाएगा। तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 1 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2, और बाहर आ जाएगा आपका mr²। तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, यानी ये आने वाला है 7/2 mr² आएगा। 7/2 mr², ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सॉल्यूशन मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। लगता है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा, और जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है उसकी जरा अच्छी तरह से और प्रिपरेशन करते जाएं। तो बेस्ट ऑफ लक आगे के टेस्ट के लिए आप लोगों को। राइट।